नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ASP आर्य स्टडी पॉइंट पर। हम 10th क्लास की SST की क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के कुछ लेसन्स की रिवीजन कर ली है। अभी होने वाले हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इकोनॉमिक्स यानी आपकी जो अर्थशास्त्र की बुक है आर्थिक विकास की समझ, उसके पहले लेसन की क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विकास, भाई विकास क्या होता है? विकास का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास अच्छे खासे पैसे हों, भाई अच्छा मकान हो गया, ये वो सबके लिए विकास नहीं हो सकता। किसी के लिए कुछ विकास हो सकता है। अगर जैसे हम बात करें, भाई हमारे जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी हैं, टाटा है, उनके लिए विकास ये नहीं है कि उनको अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिल रहे हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो उनके पास पहले से है। वो विकास उस चीज़ को मानेंगे कि उनका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करेगा। और एक सड़क पर चलने वाला व्यक्ति है जिसके पास साइकिल भी नहीं है, तो अगर उसको एक साइकिल भी मिल जाए तो वही उसके लिए क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा कि हाँ, मैंने तरक्की कर ली, मुझे एक साइकिल मिल गई। तो इसलिए विकास सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। विकास जो है वो व्यक्ति पे, परिस्थिति पे और पर्यावरण, इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो देखते हैं विकास की अवधारणा क्या है। विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति यानी आय का मामला ही विकास नहीं है कि भाई ज़्यादा पैसे आ गए तो वो विकास हो गया, बल्कि हमें क्या करना है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी है। यानी हमारा जो जीवन स्तर है जब वो ऊपर उठता है एक लेवल से, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा विकास हो गया। अब अनिल अंबानी जिस स्तर पे जी रहा है, अगर वो इससे निचले स्तर पे आता है तो यानी उसका क्या होगी? अवनति होगी। और अगर उसका जो जीवन स्तर बना हुआ है वो बना हुआ तो वो एज इट इज है। जब वो उससे ऊपर उठेगा तब उसका विकास माना जाएगा। तो जीवन गुणवत्ता में सुधार को हम विकास कहते हैं। विकास में क्या क्या चीज़ें हम शामिल करते हैं? हाँ, इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जैसे आय इसके अंदर शामिल हो सकता है, लेकिन केवल आय विकास नहीं है। तो जैसे क्या क्या? आर्थिक प्रगति यानी आय है, रोजगार वगैरह मिलना, ये आप विकास का एक पहलू है। सामाजिक प्रगति है जिसमें शिक्षा है, वही स्वास्थ्य है, समानता यानी समान व्यवहार किया जाए। एक व्यक्ति है जिसके साथ जातिवाद का व्यवहार किया जाता है, छुआछूत का, भेदभाव का व्यवहार किया जाता है, अगर उसके आसपास के लोग, उसके मित्र बंधु उससे समानता का व्यवहार करने लगें तो वो उसके लिए वही विकास हो जाएगा। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य, ये भी विकास के पहलू हैं। राजनीतिक प्रगति है जिसमें आपको वोट डालने की स्वतंत्रता, आपके जो अधिकार वो हैं, अधिकारों की सुरक्षा है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे? राजनीतिक प्रगति के मामले में आ जाएंगे। तो ये राजनीतिक पहलू हो जाएगा विकास का। तो अलग अलग लोगों की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, इसलिए उनके विकास के लक्ष्य भी क्या हैं? भिन्न होते हैं। यानी कि जो जिस स्थिति में है तो उसके लिए विकास के मायने, विकास के लक्ष्य भी अलग अलग ही होंगे। तो ये हमारी विकास की अवधारणा। अब बात करते हैं व्यक्तियों के विकास लक्ष्य, यानी कोई व्यक्ति है उसके विकास करने के लक्ष्य क्या क्या है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। जैसे बात करें, भूमिहीन मजदूर है कोई, भाई जिसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है और वो मजदूरी से गुजारा कर रहा है, तो उसके लिए विकास के क्या लक्ष्य होंगे? काम के अवसर मिले उसको, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिलेगा तो वो ज़्यादा कमा पाएगा, ये उसके लिए विकास है। बेहतर मजदूरी मिले, यानी जो उसकी मजदूरी की दर अगर वो बढ़ गई तो वो भी उसके लिए एक विकास हो जाएगा। उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सामाजिक समानता का उसके साथ व्यवहार किया जाए, तो ये उसके लिए एक विकास हो जाएगा भूमिहीन मजदूर के लिए। अब समृद्ध किसान है, पंजाब का है कोई, भाई उसको ये वाली चीज़ें वो तो उसके पास पहले से हैं, तो ये उसके लिए विकास थोड़ी होगा। तो उसके लिए विकास क्या होगा कि उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, यानी जिस रेट पे उसकी फसल बिकनी चाहिए वो मिले, उसको सस्ते व मेहनती मजदूर मिले। ये क्या चाह रहा है कि उसके जो मजदूर है वो कैसे हों? सस्ते हों, मेहनती हों। और एक मजदूर वो क्या चाह रहा है कि उसको मजदूरी कैसी मिले? बेहतर मिले। तो ये दोनों के लिए विकास की अवधारणा अलग अलग हो गई। जब मजदूर को मजदूरी ज़्यादा मिलेगी तो उसके लिए क्या है? वो विकास। और जब एक जिसको मजदूर लगाना है अपने काम पे उसको सस्ता मजदूर मिलेगा तब उसके लिए वो क्या समझेगा कि हाँ, मेरा विकास हो गया। उसको अपनी आय ऊंची करनी है, बच्चों को की पढ़ाई उसको विदेश से करवानी है, तो ये उसके लिए विकास है। अब कोई किसान है वो वर्षा पर निर्भर है, भाई उसकी अपनी खुद की सिंचाई का कोई साधन उसके पास नहीं है,
तो उसके लिए क्या विकास होगा कि इसको सिंचाई सुविधाएं मिल जाए, नहर वगैरह का अच्छे से पानी उसके खेत में लगे, स्थिर कृषि उत्पादन हो, यानी इसकी जो कृषि का उत्पादन है वो स्टेबल हो जाए, वो कभी कभी मार में चला जाता है, भाई बहुत कम उत्पादन होता है, तो उस चीज़ से वो उभर पाए। कोई गांव की महिला है, उसके लिए विकास के क्या लक्ष्य होंगे, समान अधिकार मिले, जैसे भाई पुरुषों को मिले हुए हैं, भेदभाव से उसको मुक्ति मिले कि वो एक महिला है, इस आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव ना हो। कोई बेरोजगार युवक है भाई, उसके लिए विकास क्या होगा, रोजगार ही विकास हो गया, उसको नौकरी मिल गई, रोजगार का कोई अवसर मिल गया, तो ये उसके लिए विकास है। एक अमीर परिवार की लड़की है, उसके लिए विकास क्या होगा कि वो अपने फैसले खुद करने की उसको स्वतंत्रता मिले, यानी वो अपने बारे में फैसला खुद ले सके। अगर उसको इस चीज़ की आज़ादी है तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा, विकास। शिक्षा का उसको बेहतर अवसर मिले। आदिवासियों के लिए क्या विकास होगा कि अपनी ज़मीन और पर्यावरण की वो सुरक्षा कर पाएँ, इसके उनको अधिकार मिलें, विस्थापन से बचाव हो, यानी कई बार उनको एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर दिया जाता है। अगर वहाँ कोई खनिज वगैरह निकल आया जंगल की ज़मीन में या उनकी जो वहाँ की ज़मीन है, तो उनको उस जगह से हटा दिया जाता है। अगर उनका विस्थापन ना हो, यही उनके लिए क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। निष्कर्ष निकालते हैं इन सारी चीज़ों का, व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य। विकास सबके लिए क्या है, अलग अलग है, और कभी कभी एक के लिए लाभकारी चीज़ क्या दूसरे के लिए हानिकारक हो सकती है। जैसे यहाँ हमने देखा था किसान के लिए क्या है, सस्ता मजदूर, और अगर मजदूर क्या चाहता है, उसको क्या मिले, बेहतर मजदूरी मिले। अगर किसान ये चाहेगा सस्ते मजदूर मिले, तो ये मजदूर के लिए क्या होगा, हानिकारक। और अगर मजदूर को बेहतर मजदूरी पे ही काम करेगा, तो ये किसान क्या समझेगा कि ये मेरे लिए हानि हो गई। तो इसलिए एक का विकास दूसरे के लिए जरूरी नहीं है कि वो लाभकारी हो, वो हानिकारक भी हो सकता है। अब बात करते हैं आय और अन्य लक्ष्य, यानी आय क्या है, आमदनी। तो हर कोई क्या चाहता है भाई, अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहता है, हर कोई चाहता है मेरी आमदनी क्या हो, बढ़े। अधिकांश लोग आय बढ़ाना चाहते हैं, रोजगार से, मजदूरी, उत्पादन का उचित मूल्य, इन सारी चीज़ों से कुछ भी हो सकता है। कोई नौकरी कर रहा है उसका रोजगार बढ़े, मजदूरी कर रहा है मजदूरी बढ़े, कोई फसल उत्पादन कर रहा है तो उसको उचित मूल्य मिले। लेकिन केवल आय पर्याप्त नहीं होती भाई विकास के अंदर। अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य में जैसे बराबरी का व्यवहार हो, वहाँ पे उनके साथ स्वतंत्रता और सुरक्षा उनको मिले जहाँ वो काम कर रहे हैं, सामाजिक सम्मान मिले सबको, और भेदभाव से क्या हो, मुक्ति मिले, यानी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आय के साथ साथ ये लक्ष्य भी महत्वपूर्ण है। आय तो चाहते ही हैं, साथ में बराबरी का व्यवहार चाहते हैं, स्वतंत्रता और सुरक्षा चाहते हैं, सामाजिक सम्मान चाहते हैं, और भेदभाव से मुक्ति भी प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। अभौतिक कारक भी हो सकते हैं कुछ, जैसे मित्रता भी, कि जहाँ मैं जाऊँ काम करने के लिए वहाँ मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मित्र हो, वहाँ मुझे सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, जीवन को बेहतर बनाते हैं, जिन्हें मापा नहीं जा सकता। ये कुछ ऐसे कारक इनको अभौतिक कारक कहते हैं। भाई आपके अच्छे मित्र हैं, हम उसको माप थोड़े सकते हैं कि वो 1 किलो अच्छे हैं, 2 किलो अच्छे हैं, 4 किलो अच्छे हैं, या आपको किसी जगह सम्मान मिल रहा है, हम उसको तोल नहीं सकते कि वो 1 क्विंटल मिल रहा है कि 250 ग्राम ही सम्मान मिल रहा है। तो ये अभौतिक है, यानी इसको हम माप नहीं सकते, लेकिन ये एक भावनात्मक चीज़ होती है। अगर ये भी हमारे जीवन को क्या करती हैं, बेहतर बनाती हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विकास। ऊपर हमने विकास की बात की, वो एक व्यक्ति के संबंध में की कि किसी व्यक्ति के लिए विकास के क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं, क्या क्या मायने उसके हो सकते हैं, उसके लिए कब विकास कहलाएगा। अब बात करते हैं भाई राष्ट्रीय विकास, यानी पूरे देश का विकास। वो क्या चीज़ है, देश का विकास केवल आर्थिक प्रगति से नहीं बल्कि न्यायपूर्ण व सामूहिक प्रगति से होता है। कोई देश है भाई, उसका जो आर्थिक विकास है वो केवल आर्थिक प्रगति अगर उसकी होगी तो केवल वो विकास नहीं है, बल्कि वहाँ न्यायपूर्ण और सामूहिक प्रगति किस प्रकार की है, तब उस देश को हम विकसित देश कहेंगे। जहाँ पे भाई लोगों को न्याय मिल रहा है, लोग सामूहिक रूप से कार्य कर पा रहे हैं, उनकी उन्नति हो रही है, तो उसको हम विकास बोलेंगे, राष्ट्रीय विकास। विभिन्न लोगों की राष्ट्रीय विकास की धारणाएं विभिन्न। तो भाई जब लोग बहुत सारे रहते हैं किसी देश में तो उनके विचार अलग अलग हैं, तो इस हिसाब से राष्ट्रीय विकास की भी जो धारणा है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। सही नीति वही है जो अधिकतम लोगों को लाभ पहुंचाए। तो इस मामले में हम उस पॉलिसी को, उस नीति को सही मानेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे कि हाँ हमारा विकास हो रहा है। अब देशों की तुलना कर लेते हैं, फिर देशों के आधार पर हम किस देश को विकसित कहेंगे, किसको विकासशील कहेंगे, और किसको विकासशील से भी नीचे की कैटेगरी में यानी गरीब देश में गिनेंगे, किसको अमीर में गिनेंगे। तो विकास की तुलना करने के लिए आय को मुख्य मापदंड माना गया। वैसे तो हमने ऊपर पढ़ा कि आय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जब वो सारे फैक्टर पूरे होते हैं तब हम बोलते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है भाई, हमारा
विकास हो रहा है। लेकिन देशों के मामले में मुख्य रूप से किसको मापदंड माना गया? आय को। आय ही मुख्य मापदंड है। तो कुल आय क्या होती है? देश के कुल निवासियों की संख्या, वो होगी किसी देश की कुल आय। यानी अगर किसी देश में 100 व्यक्ति रहते हैं तो जो 100 के 100, चाहे कोई 1 रुपया कमा रहा है भाई, कोई 4 कमा रहा है, कोई 6 कमा रहा है, इन 100 के 100 की सबकी प्लस कर लो तो वो जितने बनेंगे टोटल, वो क्या होगी? टोटल कर लो 100 व्यक्तियों का। मान लो किसी देश की जनसंख्या 100 है, उदाहरण के लिए हमने मानना है भाई कोई उनमें 1 रुपया कमा रहा है, कोई 4 कमा रहा है, कोई 6 कमा रहा है, कोई 8 कमा रहा है, कोई कमा ही नहीं रहा, 0 है, कोई 10 रुपये कमा रहा है, कोई 1000 रुपये कमा रहा है। तो इन सबको कुल मिला के तो क्या कहलाएगी? देश की कुल आय या टोटल आमदनी, टोटल आय। औसत आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम औसत आय बोलते हैं, उसको हम प्रति व्यक्ति आय भी बोल सकते हैं या फिर कहें औसत आय। तो ये क्या होती है? भाई देश की जो कुल आय है और बटे में देश की क्या? कुल जनसंख्या। कुल आय बटे में कुल जनसंख्या, तो वो क्या हो जाती है? आपकी प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय। मान के चलो भाई किसी देश में 100 व्यक्ति रहते हैं और वो 100 के 100 मिलके कितना कमा रहे हैं? 5000 रुपये कमा रहे हैं भाई, 100 के 100 मिलके 5000। तो कुल आय क्या होगी हमारी? 5000। तो और कुल जनसंख्या क्या हमारी? 100, तो बटे में कर दिया तो ये काट दिया, तो प्रति व्यक्ति या औसत आय हमारी क्या आ गई? 50 रुपये। तो इस प्रकार से हम औसत आय निकाल देते हैं। तो विश्व बैंक का वर्गीकरण है 2019 के अनुसार, उसने वर्गीकरण किया है। तो उसमें किस देश को उच्च आय देश या फिर अमीर देश मानना और किसको गरीब मानना है? तो उच्च आय या फिर अमीर देश कह सकते हैं इसको हम। क्या कह सकते हैं? अमीर या फिर विकसित। तो किसको मानना है? जिसकी आमदनी 49,300 US डॉलर, ये रुपए का निशान नहीं है, US डॉलर है भाई, जो अमेरिका की करेंसी है। तो US डॉलर 49,300 से ज़्यादा है, से प्लस है, तो वो क्या है? उच्च आय देश या अमीर देश माना जाए। जो इससे नीचे है और ये हो गया आपका गरीब देश या निम्न देश का, गरीब देश इसको हम कह सकते हैं, गरीबी रेखा के नीचे का देश या अविकसित देश। तो जिसकी आमदनी US डॉलर 2500 यानी 2500 से कम है तो वो क्या है? गरीब। और जो 49,300 से ऊपर है वो क्या है? अमीर। और जो इनके बीच का है वो क्या कहलाता है? मध्यम आय वाला या फिर विकासशील। मध्यम आय या फिर विकासशील। और ये हो गया आपका अमीर या फिर विकसित कह सकते हैं इसको, अमीर या विकसित। और ये गरीब या फिर हम कह सकते हैं इसको अविकसित। क्या कह सकते हैं? अविकसित। तो ये आपका अविकसित हो गया। 2500 से US डॉलर से कम है तो अविकसित या फिर गरीब, और 49,300 डॉलर से ज़्यादा है तो विकसित या फिर अमीर बोल लेंगे। और जो इसके बीच में उसको बोलते हैं हम विकासशील या मध्यम आय का देश। और भारत क्या है? हमारा विकासशील या फिर मध्यम आय का देश है। हमारी जो आय है वो कितनी है? प्रति व्यक्ति आय 6700 डॉलर यानी 6700 डॉलर, जो कि 2500 से लगभग 2 से 2.5 गुना ही ज़्यादा है, 2.5 या 3 के आसपास। ठीक है। केवल औसत आय से असमानता पता नहीं चलती। भाई केवल हम औसत आय देख लें इससे हमें असमानता का पता नहीं चलता। ये केवल एक मानदंड जो है विश्व बैंक ने तो कर दिया वर्गीकरण, लेकिन इस आधार पे हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कहाँ के लोगों का विकास अच्छा है। तो उदाहरण देश क और ख की औसत आय समान होने पर भी ख में आय असमान रूप से बंटी हुई है। तो नीचे ये आपका उदाहरण बुक में हमने पढ़ा था कि एक देश है क और एक ख। तो जो क देश है उसकी जो औसत आय लगभग सभी लोगों की समान है, और ख वाला था उसमें कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर थे और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ही गरीब थे, और उनके कारण से उनकी औसत आय थी जो वो बराबर थी, लेकिन बंटवारा कैसा हो गया? वो असमान हो गया। तो इस आधार पे हम उसको विकसित देश नहीं कह सकते। तो देशों के विकास को मापने के अन्य मापदंड क्या हो सकते हैं? तो एक तो आपका हो सकता है शिशु मृत्यु दर भाई, कि 1000 जीवित जन्मों में से 1 वर्ष से पहले मरने वाले शिशुओं की जनसंख्या। तो शिशु मृत्यु दर क्या होती है कि 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से पहले कितने मर जाते हैं उसको हम बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। उदाहरण के लिए मान लो भाई 1000 में से 32 की डेथ हो गई तो हम क्या बोलेंगे कि किसी देश की मृत्यु दर क्या है? 32 है भाई, वहाँ अगर 32 बच्चे मर रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर 1000 में से। साक्षरता दर क्या होती है? 7 वर्ष या उससे ऊपर के साक्षर लोगों का प्रतिशत, यानी 100 में से कितने ऐसे लोग हैं
जो 7 वर्ष से ऊपर के और पढ़ना लिखना जानते हैं, तो उसको बोलते हैं उस देश की साक्षरता दर। निवल उपस्थिति अनुपात, किसी आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात। भाई कोई भी आपने एज क्राइटेरिया ले लिया और उसमें जो स्कूल में कितने बच्चे जाते हैं, हर 100 में से कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो उसको बोलते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। जीवन प्रत्याशा क्या है भाई, जन्म के समय औसत जीवन संभावना, यानी किसी देश की औसत आयु कितनी है कि यहाँ के लोग इतना जीवन जी रहे हैं, औसत संभावना कितनी है कि हाँ, जैसे अभी हम भारत में या आपके हरियाणा में हम आमतौर पे बात कर देते हैं कि भाई हमारे लगभग अगर 60 की एज हो गई तो बढ़िया है, 60 तक अगर किसी ने एज ले ली है, 60 से कम वाले को हम समझते हैं कि भाई जल्दी मर गया, और 60 से ऊपर वाले को तो हम ये समझते हैं कि अच्छा खासा बूढ़ा हो गया, तो इसको बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। मानव विकास सूचकांक यानी HDI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, मानव विकास सूचकांक। इससे हम ये पता करते हैं कि किसी देश का विकास क्या है। इसके अंदर हम किस किस चीज़ को जांचते हैं, वहाँ के लोगों की आय, वहाँ के लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 3 चीज़ों को जोड़ के और उसके आधार पे HDI निर्धारित किया जाता है कि इस देश को कितना HDI या नंबर मिलेगा। यानी जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मान लो 1 है तो वो सबसे सुखी देश है भाई, अच्छा देश है, उसकी वहाँ की आय भी सही है, शिक्षा भी और स्वास्थ्य, तीनों ही चीज़ सही। किसी देश की मान लो आय तो है बहुत ज़्यादा भाई, ना वहाँ शिक्षा का कोई वो है और ना ही स्वास्थ्य है, तो पैसे का क्या, गधे भी नहीं खाते भी जैसे बोलते हैं, तो वही बात हो गई। तो इसलिए तो उसको हम HDI में टॉप पे नहीं रख सकते, वो फिर काफ़ी पीछे चला जाएगा क्योंकि वहाँ के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत कमी है। तो राज्यवार तुलना आपकी बुक में भी दे रखी थी, जैसे अब हम यहाँ थोड़ा सा देखेंगे इस चीज़ को, राज्यवार तुलना कि कौन ज़्यादा विकसित है। देखो हरियाणा सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय अगर कहीं की है तो वो कहाँ की है, हरियाणा की। केरल की बात करें, शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, कितनी है, 7 प्रति 1000, यानी सबसे कम बच्चे हैं केरल में जो 1 साल से पहले मर जाते हैं। 7 से ही के आसपास ही बच्चे हैं जो 1000 में से मरते हैं। और साक्षरता यहाँ की सबसे ज़्यादा है, 96%। तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम और साक्षरता क्या है, सबसे ज़्यादा। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी क्या है, बेहतर, हरियाणा से बेहतर। हरियाणा से इनकी आय थोड़ी सी ही कम है, लेकिन शिशु मृत्यु दर और साक्षरता, ये दोनों चीज़ें, और स्वास्थ्य, ये हमसे बहुत ज़्यादा उनकी बढ़िया है। तो इस आधार पे जो केरल है वो हमसे ज़्यादा विकसित स्टेट या विकास वाला राज्य माना जाएगा। बिहार की बात करें, आय भी सबसे कम है, शिक्षा और स्वास्थ्य में भी पिछड़ा है, तो वो हमसे काफ़ी पीछे हो गया। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इन बातों का कि अधिक आय का होना हमेशा बेहतर विकास नहीं दर्शाता, बल्कि वहाँ पे भाई सुविधाएं कैसी हैं, वहाँ का लोगों का स्वास्थ्य कैसा, शिक्षा उनको कैसी मिल रही है, तो उस पर भी निर्भर करता है। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग सुखी हैं या विकसित हैं, विकास इनको अच्छा मिल रहा है, इनका अच्छा विकास हो रहा है। सार्वजनिक सुविधाओं का महत्व, इसके अलावा भाई जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो किस प्रकार से मिल रही हैं, तो वो भी विकास का एक मापदंड है। व्यक्तिगत आय से हमेशा सभी आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीदी जा सकती। जैसे भाई ट्रेन हम नहीं खरीद सकते, हमारी आय कितनी हो जाए हम ट्रेन थोड़े खरीद सकते हैं। अगर हमें कहीं दूर जाना है तो हम जैसे गाड़ी आपके पास हो सकती है, लेकिन इतना लंबा ट्रैवल करना गाड़ी से वो बुद्धि में मानने की बात नहीं होती, और इतना लंबा ट्रैवल करेंगे तो थक भी जाएंगे। और ट्रेन में क्या, आराम से भाई AC ट्रेन में बैठो और सोते हुए जाओ, चाहे आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाओ। तो ऐसी स्थिति में भाई वो जो आपकी सार्वजनिक सेवाएं हैं वो अच्छे से मिल रही हैं या नहीं मिल रही, ये भी विकास का एक मापदंड है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा जैसी सेवाएं सामूहिक रूप से उपलब्ध करना सस्ता और प्रभावी है। जैसे हर कोई डॉक्टर नहीं हो सकता भाई, डॉक्टर को खरीद नहीं सकता, ठीक है। सुरक्षा उसकी चाहे वो कितना ही पैसा कमा ले, अगर सेफ्टी नहीं है भाई, घर से बाहर निकला और कोई लूट के चला गया, तो ऐसे में उसके जीवन की सुरक्षा नहीं है अच्छे से, तो क्या हो जाएगा कि भाई अच्छा विकास नहीं माना जाएगा वहाँ का। तो विकास के अंदर बहुत सारी जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो भी महत्व का स्थान रखती हैं और उनको भी हम विकास के अंदर काउंट करते हैं। उदाहरण देखते हैं, सामूहिक सुरक्षा गार्ड की तुलना में सामुदायिक सुरक्षा व्यवस्था। तो सामूहिक जो सुरक्षा गार्ड होता है, यानी भाई कई जो मान के चलो आप किसी कॉलोनी में रह रहे हो, वहाँ सबका एक सामूहिक सुरक्षा गार्ड एक है, वो लगा रखा है सिक्योरिटी वाला। और उसकी बजाय अगर हम सामुदायिक सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं कि सब लोग सजग रहें, सचेत रहें और अपनी सुरक्षा खुद से कर रहे हैं यूनिटी में होके, वो अपने खुद की भाई हाँ आज आप लोगों की ड्यूटी लगा दी हमने, किसी दूसरे दिन किसी की लग गई ड्यूटी, ऐसे हम मिलजुल के अपने मोहल्ले की, कॉलोनी की सुरक्षा कर रहे हैं, और कोई भी घटना होगी तो एकदम से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया भाई, तो वो बेस्ट चीज़ है।
सार्वजनिक शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं, तो भाई सभी को समान शिक्षा सार्वजनिक रूप से मिले, स्वास्थ्य सेवा अच्छे से मिले। केरल जो है वो बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर केरल की काफ़ी कम है, और यही कारण है कि केरल को हरियाणा से ज़्यादा विकसित माना जाता है। और एचडीआई की बात करें, अगर हमारे देश का एचडीआई जो है राज्यवार, उसमें केरल हमसे क्या है, ऊपर आता है, बल्कि पहले नंबर पे ही आता है केरल। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी, तो भाई आपकी एक वैश्विक स्तर पे मानव विकास रिपोर्ट तैयार होती है, जिसमें क्या क्या देखा जाता है कि देशों की तुलना की जाती है, जिसमें वहाँ की आय देखते हैं, वहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और उसके बाद एक एचडीआई निर्धारित होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, की यहाँ के लोगों का विकास किस लेवल में है, कौन से नंबर पर आता है ये देश विकास के मामले में। तो 2019 के एचडीआई में जो श्रीलंका था वो हमसे बेहतर एचडीआई था, उसका हमसे कम था, और हमारा स्थान क्या है, 130वां। तो 130वां स्थान होने का मतलब क्या है, हमसे 129 देश हमसे ज़्यादा बढ़िया है। नेपाल और बांग्लादेश की आय कम होने पर भी जीवन प्रत्याशा भारत के बराबर या अधिक है। तो उनकी आय हमसे कम है, लेकिन जीवन प्रत्याशा या तो हमारे बराबर है या हमसे भी बढ़िया है, बांग्लादेश और नेपाल की। निष्कर्ष, केवल आय पर्याप्त नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य भी उतने ही महत्वपूर्ण है। तो ये इन सारी बातों का एक निचोड़ निकलता है कि जो विकास के मामले में केवल आय मुख्य चीज़ नहीं है, बल्कि उसमें हमें किन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, शिक्षा कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, ये चीज़ें भी हम उसके अंदर काउंट करते हैं। अब आपका एक टॉपिक हो रहा है विकास की धारणीयता, यानी सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या, विकास की धारणीयता, यानी विकास बना रहे भविष्य की पीढ़ियों के लिए एवं संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए, पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखते हुए, यानी पर्यावरण का ज़्यादा प्रदूषण हम ना करें, और जो संसाधन हैं, खनिज हैं, उन सारी चीज़ों का हम संरक्षण करते हुए भविष्य को ध्यान में रख कर के हम विकास करते हैं, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर हम विकास करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं धारणीय विकास या फिर विकास की धारणीयता। वर्तमान प्रकार का विकास हमेशा टिकाऊ नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग भविष्य के लिए संकट बनाता है। तो हम जो विकास अभी कर रहे हैं वो टिकाऊ नहीं है, और जो हम संसाधनों का दोहन कर रहे हैं भविष्य के लिए एक संकट खड़ा हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण की बात करें, भूमिगत जल का अगर इसी प्रकार उपयोग होता रहा जैसा कर रहे हैं हम, अति उपयोग, तो अगले 25 वर्षों में 60% एरिया जो भारत का वो क्या होगा, संकटग्रस्त हो जाएगा, कि पीने का पानी भी नहीं मिलेगा अगर हम इसी तरह से पानी को वेस्ट करते रहे। तो भाई देखो आप क्या कंडीशन होने वाली अगले 25 सालों में। और हरियाणा जो है इससे अछूता नहीं रहेगा, हरियाणा का इसके अंदर नंबर पक्का आएगा। कच्चे तेल के हमारे पास सीमित भंडार है, केवल 50 से 70 साल तक ही चल सकते हैं, बस इतना ही तेल हमारे पास है। तो आप सोचो, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा तेल यूज करेंगे, कच्चा तेल जो व्हीकल्स में हम यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह, तो 50-60 साल के बाद दोबारा से किस पे चलना पड़ेगा भाई, हमें साइकिल पे। तो साइकिल पे आना पड़ेगा सबको भाई, देख लो। तो सतत विकास क्या है, लगातार विकास करते रहना, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना है, हमें सोच समझ कर उपयोग करना है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों को भी लाभ मिले, यानी हमारे आपके बाद जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इन संसाधनों का उपयोग कर पाएँ, और अपनी उनसे जो आगे पीढ़ियां हैं उनके लिए उनको बचा भी पाएँ। तो उसी से हम क्या कर पाएंगे, सही मायने में विकास कर पाएंगे, तभी हम सही मायने में विकसित होंगे। तो ये आपका जो इस लेसन की रिवीजन यहाँ समाप्त होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, सभी को नमस्ते।